नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में पंचायती राज पर अध्ययन करेंगे। हमारा आज का जो अध्याय है वो है पंचायती राज, विषय है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचें और आप हमारे वीडियोज़ को देख पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 के स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1883 पारित हुआ, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत में स्थानीय स्वशासन पारित एवं लागू हुआ। अर्थात लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन एक अधिनियम बनाया और वो 1883 में पारित हुआ, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत में स्थानीय स्वशासन पारित एवं लागू हुआ, जिनमें से कुछ प्रांतों में स्थापित हुए और कुछ प्रांतों में नहीं। इस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ना। ये आप लोग नोट करेंगे और ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसके पश्चात कि जितने भी गवर्नर जनरल हुए, किसी ने भी स्थानीय स्वशासन पर ध्यान नहीं दिया। ये धीरे धीरे समय चलता गया और समय आया 1946 का, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था। 1946 में संविधान सभा के गठन के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि गांधी जी के ग्राम स्वशासन को संविधान में स्थान दिया जाए। जब गांधी जी प्रारंभ से ही ग्राम स्वशासन के पक्षधर थे, उनका मानना था कि अगर सभी ग्रामों में ग्राम स्वशासन लागू हो जाए, अर्थात ग्रामीणों द्वारा ग्राम का स्वशासन चलाया जाए, तो ग्राम आत्मनिर्भर रहेंगे और देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। तो गांधी जी के ग्राम स्वशासन को संविधान में स्थान दिया जाए। तब संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को रखा गया। किसको रखा गया? पंचायती राज को रखा गया। ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज को रखा गया है। इसको क्या कहते हैं? गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य को प्रदान किए जाते हैं। इसमें जो भी राज्य के कर्तव्य हैं, वो राज्य अपने यथास्थिति एवं वित्तीय स्थिति के आधार पर उनका क्रियान्वयन कर सकती है। अगर उनका क्रियान्वयन नहीं करती है तो जनता न्यायालय की शरण नहीं ले सकती है ना। इस प्रकार से ये बाध्यकारी नहीं था, जो राज्य चाहे अपने यहाँ पंचायती राज लागू करे, जो चाहे वो लागू ना करे। देश आज़ाद होने के पश्चात भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मन में यह बात आई कि गांधी जी स्थानीय स्वशासन को भारत में देखना चाहते थे, और ये वास्तविकता थी कि गांधी जी स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू करवाना चाहते थे। गांधी जी के स्थानीय स्वशासन से प्रेरित होकर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था जनता का सर्वांगीण विकास। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आए। कहाँ से लेकर आए थे इसको? अमेरिका से लेकर आए थे। इसकी शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता का सर्वांगीण विकास। जो आपका ग्राम पंचायत है या पंचायती राज था, उसमें भी जनता का सर्वांगीण विकास था और इसमें भी जनता का सर्वांगीण विकास है। बस एक अंतर था कि पंचायती राज में ग्राम स्वशासन में ग्राम की जनता का अधिकार होता है, परंतु ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, इसमें उनका अधिकार ना होकर ये नौकरशाहों का अधिकार था, अर्थात ब्यूरोक्रेट्स का इस पर अधिकार चलता था और उनके द्वारा योजनाएं यहाँ पे क्रियान्वित की जाती थी। परंतु यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर अत्यधिक सफल नहीं रहा। तब नेहरू जी ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा एवं सुझाव देने की बात कही। यहाँ पे बात है कि ये कार्यक्रम क्या हुआ? सफल नहीं रहा। इसके मुख्य कारण क्या थे? सबसे ऊपर शासन था आपका, शासन, फिर उसके नीचे थे आपके प्रशासनिक अधिकारी। शासन के द्वारा पैसा प्रशासन के पास आता था, लेकिन यह पैसा ग्राम तक जाते जाते बहुत कम पहुंचता था, बहुत कम मात्रा में पहुंचता था, जिससे ग्राम विकास संभव नहीं हो सका। अगर उदाहरण के लिए 100 रुपये आता था तो जनता तक सिर्फ उसके 10 रुपये पहुँचते थे, 90 रुपये ऊपर ही गायब हो जाते थे। इस कारण यह जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये सफल नहीं हो सका। इसके बाद बलवंत राय मेहता ने, जब 57 में समिति गठित की गई, तो बलवंत राय मेहता ने 58 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
और कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय आधार पर लागू किया जाए। कितने आधार पर, किस आधार पर? त्रिस्तरीय आधार पर। त्रिस्तरीय से तात्पर्य है ग्राम में ग्राम पंचायत और जनपद में जनपद पंचायत अर्थात विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये 3 स्तर पर लागू करने की बात कही। नेहरू जी ने इस बात पर विचार करते हुए प्रायोगिक तौर पर पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत की। सब इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में पहली बार पंचायती राज की का गठन कहाँ हुआ? तो नागौर में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। कब हुआ? नागौर, राजस्थान के नागौर में। 1962 में मध्य प्रदेश में भी बलवंत राय रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज का गठन किया गया। प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज का गठन कब किया गया? तो 1962 में बलवंत राय समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया, अर्थात त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। त्रिस्तरीय से तात्पर्य है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन। आगे, लेकिन अभी तक पंचायती राज का गठन सभी राज्यों के लिए स्वैच्छिक था। स्वैच्छिक से तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 40 में अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज को रखा गया था और नीति निर्देशक तत्व राज्य को प्राप्त होते हैं। राज्य उनका चाहे तो क्रियान्वयन करे या ना करे, तो जो राज्य चाहता था कि पंचायती राज का गठन हो वहाँ होता था और जो राज्य चाहता था नहीं, वहाँ पर नहीं हो पा रहा था पंचायती राज का गठन। इसी बीच केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आई, यानी 1977 आपके मोरारजी देसाई की सरकार आई और 1900 इन्होंने क्या किया? 77 में, सॉरी यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, इसको 75 नहीं, यहाँ पे 77 लिखेंगे हम। 1977 1977 में ये आपकी मोरारजी देसाई की सरकार आई और इन्होंने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था अशोक मेहता समिति। क्या नाम था इसका? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन किया, परंतु इस समिति की रिपोर्ट आते आते देसाई सरकार सत्ता से जा चुकी थी। जब 77 में उन्होंने गठन किया और ज़्यादा से ज़्यादा 1979 तक इनकी सरकार चली और जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत करते तब तक मोरारजी देसाई की सरकार केंद्र से जा चुकी थी। अब इसके पश्चात राजीव गांधी जी द्वारा 64वें संविधान, इसके पश्चात काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहा। जिन राज्यों की इच्छा थी उन्होंने अपने यहाँ पंचायती राज गठित किया, जिनकी इच्छा नहीं थी उन्होंने नहीं किया, ऐसे ही चलता रहा। तब 64वें संविधान संशोधन 1989 को पंचायती राज से संबंधित बिल संसद में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा से पास हो गया परंतु राज्यसभा में नहीं हुआ। राजीव गांधी 1989 में 64वें संविधान संशोधन लेकर आए और जो कि पंचायती राज से संबंधित बिल था, इसको संसद में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में पास हो गया परंतु राज्यसभा में नहीं हो सका। अब यहाँ पर फिर से एक बार पंचायती राज का अधिनियम रुक गया। कुछ समय पश्चात जब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने 73वें संविधान संशोधन 1992 संसद में प्रस्तुत किया और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किया गया। जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, पीवी नरसिम्हा राव ने 73वें संविधान संशोधन 1992 में संसद में प्रस्तुत किया और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे पंचायती राज अधिनियम 1992 को पास कर दिया। इसके बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। कब? 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में पंचायती राज लागू किया गया। क्या किया? पंचायती राज कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को राज्यपाल के हस्ताक्षर 20 अप्रैल 1993 को हुए। इसी कारण 24 अप्रैल को संपूर्ण भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन भारत में पंचायती राज लागू किया गया था। आगे, पंचायती राज के लिए संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 ए से ओ तक स्थानीय सुशासन से संबंधित अनुच्छेद रखे गए। यहाँ पे भाग 9, कौन सा भाग है पंचायती राज से संबंधित? 9 है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद रखे गए? 43 ए से ओ तक स्थानीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद रखे गए, है ना। और इनको क्या किए गए? 29 कार्य सौंपे गए। कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य सौंपे गए। अब पंचायत का गठन करना सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हो गया और सभी राज्यों को 2 साल का समय दिया गया पंचायती व्यवस्था लागू करने के लिए। जब संविधान के भाग 9 में कोई भी ये पंचायती राज रखा गया, तब से सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी हुआ, क्योंकि कोई भी बात अगर संविधान के किसी भी भाग में है वो
सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है, क्योंकि कोई भी संविधान की अवमानना नहीं कर सकता। इसके बाद इस अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जब 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 93 में लागू हुआ, ये मध्य प्रदेश में इसको 30 दिसंबर 1993 को पास किया गया। क्या 30 दिसंबर 1993 को पास किया गया। राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी 1994 को स्वीकृति दी गई और 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। प्रश्न आया संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश में पंचायती राज कब लागू किया गया, तो 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। कब किया गया? जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। इस अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 30 दिसंबर 1993 को पास किया गया था, है ना। आगे मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, है ना, लागू की गई थी। तो उसके आधार पर कौन कौन? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर थी, जनपद पंचायत विकासखंड स्तर पर थी एवं जिला पंचायत जिला स्तर पर थी। आइए अब देखते हैं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में मध्य प्रदेश में देखेंगे। 1000 की आबादी हेतु एक या अधिक गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था। अर्थात जो ग्राम पंचायत होगी वो 1000 की आबादी के लिए गठित की जाएगी। 1000 के आबादी तक के लोगों के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। उसमें कई सारे गाँवों को मिलाया जा सकता है, जितने गाँवों को मिलाकर 1000 की आबादी हो सके। पंचायती राज सबसे निचला तल होता है। पंचायती राज, है ना, का सबसे निचला तल होता है। ग्राम पंचायत सबसे निचला तल होता है। ग्राम सभा के सदस्य सरपंच एवं पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्या? सरपंच एवं पंच का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जनता भाग लेती है ग्राम पंचायत की। इसके बाद इसका प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम सचिव होता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में रोजगार सहायक सचिव पद को भी सृजित किया गया है। रोजगार सहायक सचिव पद को भी सृजित किया गया है। ग्राम पंचायत वार्डों की संख्या 10 से 20 होगी। कितनी होगी? 10 से 20 वार्ड संख्या होगी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 22,824 ग्राम पंचायतें। कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 22,824, यानी कि 22,824 ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं। इसके बाद आगे ग्राम पंचायत के कुछ कार्य होते हैं जो कि निम्न है। ग्राम पंचायत में स्वच्छता, अर्थात ग्राम पंचायत का कार्य है कि ग्राम पंचायत में स्वच्छता बनाए रखे। इसके बाद सार्वजनिक कुआं तालाब आदि का निर्माण एवं संरक्षण करना ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य है। स्नान, कपड़ा धोने, पशुओं को पीने के लिए जल स्रोतों का निर्माण एवं संरक्षण करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। सड़क, पुल, बांध और सार्वजनिक भवनों का निर्माण करना भी इसी का कार्य है। हाट, बाजार, मेले, सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे जनपद पंचायत। हम सब पहला पढ़ा हमने ग्राम पंचायत, दूसरा पढ़ेंगे जनपद पंचायत। यह पंचायती राज का मध्य स्तर होता है। यह क्या है? पंचायती राज का मध्य स्तर, अर्थात ये विकास खंड के स्तर पर होता है। विकास खंड स्तर पर गठित किया जाता है। इसमें वार्डों की संख्या 10 से कितनी होती है? 25 होती है। पहले हमने कितना 10 से 20 पढ़ा था, इसमें 10 से 25 होती है। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? इसके जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इसके जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, क्योंकि जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुन लिया जाता है अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को। इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 जनपद पंचायतें हैं। कितनी जनपद पंचायतें हैं? 313 जनपद पंचायतें हैं। जनपद पंचायत के भी कुछ कार्य होते हैं। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की देखभाल, विभिन्न पुलों एवं बांधों का निर्माण करवाना, मत्स्य पालन योजना का प्रशासन, है ना, मत्स्य पालन को देखना, विभिन्न पुलों एवं बांधों का निर्माण करना, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की देखभाल करना, ये मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त युवा एवं महिलाओं, बच्चों के विकास की देखरेख, है ना, युवा एवं महिलाओं एवं बच्चों के विकास की देखरेख करना, उनके सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग को विकसित करना, प्राकृतिक आपदा, महामारी एवं दुर्भिक्ष, यहाँ पे गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, दुर्भिक्ष के समय राहत कार्य करना। क्या? दुर्भिक्ष के समय राहत कार्य करना इसका मुख्य कार्य है। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा जिला पंचायत, तीसरे नंबर पे, और अंतिम स्तर सबसे शीर्ष स्तर पर होती है, सबसे ऊंचे वाले स्तर पे होती है, सबसे शीर्ष स्तर पर होती है जिला पंचायत। पंचायत प्रणाली का सबसे ऊपर का स्तर है, ठीक, ऊपरी स्तर है। प्रत्येक जिले में जिला पंचायत होती है। इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? इसके जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है, चूँकि इसमें जनता भाग लेती है, तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है,
क्योंकि ये जो सदस्य चुनाव जीत कर जाते हैं, इन्हीं सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर इसके बाद इसके अंतर्गत 10 से 35 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे? 10 से 35 वार्ड होंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायतें हैं। कितनी जिला पंचायतें हैं? 52 जिला पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। इसके बाद जिला पंचायत के कुछ कार्य हैं। पहला कार्य है जनपद से प्राप्त योजनाओं का क्या करना? समन्वय करना, समन्वयन करना है। यहाँ पे संबंध नहीं, क्या करना है आपका? समन्वयन करना है आपको। यहाँ पे समन्वयन, समन्वयन करना, क्या करना है? जिला पंचायत जनपद पंचायत से प्राप्त योजनाओं का समन्वयन करना है। जनपद पंचायत को सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। परिवार नियोजन, रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। खेल कूद की गतिविधियों को संचालित करना है। ये उसके मुख्य कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य होते हैं। आइए आगे देखते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वहीं पे समाप्त होता है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।